हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी में। देखिए बच्चों, मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं सप्ताह में एक दिन आपके डाउट की वीडियो लेकर आऊँगी, और मैं यही वीडियो है जिसमें मैं आपके डाउट लेकर आई हूँ। और किस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं ये भी हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो भाई देखो, आप सबके डाउट मैं नंबर वाइज लूँगी। एक मेरे सबसे अच्छे शुभचिंतक आए हैं, ये देखिए लर्न मोर। तो इन्होंने क्या कहा है भाई, 71-72 को का दोबारा से भी उत्तर दें। आप गलत बता रहे हो, आप अपनी वर्तनी सुधारे, आधे शब्द गलत बोलते हो, हिंदी टीचर की तरह आप बोल ही नहीं सकते। तो भाई बात ये है, इन्होंने 71 और 72 का मैं दोबारा क्या 3 बार 4 बार 10 बार भी उत्तर दूंगी जब तक आपको गलत या सही जो भी आपके मन में डाउट है। अब दूसरी बात, आप अपनी वर्तनी सुधारने की बात लगा लेती हूँ कि मैं हरियाणा से हूँ और मैं हरियाणा में ही पैदा हुई हूँ, और जो जहाँ पर पैदा होता है उस क्षेत्र का प्रभाव उस पर ज़रूर पड़ता है, उसकी भाषा पर अवश्य पड़ता है। ये कहने का मतलब क्षेत्रीय प्रभाव। तो भाई मुझे अपने हरियाणा पर गर्व है, और ये मेरी हरियाणा की टून मुझसे आती है, निकल जाता है, और मुझे इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता, ठीक है। और रही बात हिंदी टीचर की तरह बोल नहीं सकते, तो मैं अपने आप को कितना इन शब्दों से जाहिर होता है कि आपने मुझे भविष्य के लिए भी चेतावनी दे दी कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो भाई मैं अपने आप को इतना ऊंचा नहीं मानती हूँ। मैं हर दिन सीखती हूँ और हर दिन सिखाती भी हूँ, और जब तक मेरी मौत ना आ जाए मैं हमेशा सीखती और सिखाती रहूँगी। तो मैं अपने आप को विद्यार्थी, हिंदी की मैं विद्यार्थी हूँ और हिंदी की विद्यार्थी हमेशा मानती रहूँगी। और रही बात मेरे एजुकेशन की, तो यूजीसी भी शायद उन्होंने क्या सोचा है कि 2 बार तो मैं नेट क्वालिफाइड कर चुकी हूँ और 11 टेस्ट मैंने वैसे क्वालिफाइड कर रखे हैं। तो शायद ये अज्ञानता के कारण ही हुए होंगे आपकी दृष्टि से लगता है तो। और रही बात, फिर मैंने इस सर को, इस जो है आदरणीय पुरुष को मैंने ये जो है जवाब दिया, सर बहुत अच्छी सोच आपकी, इतनी इज्जत देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रश्नों के उत्तर आपको अवश्य मिलेंगे। ठीक है बच्चों, तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। फिर अगला जवाब है ज्योति यादव का। इन्होंने लिखा है, मैम कैटेगरी वाइज फॉर्म की डिटेल मिल सकती है क्या? भाई मैंने वीडियो में ये बताया था कि इतने कैंडिडेट ने, कुल अभ्यर्थियों ने इतने फार्म भरे हैं। तो बच्चों ये है कि मैंने तो मेरे पास रिपोर्ट है कुल कितनों ने फार्म अप्लाई किया था, लेकिन बच्चों कैटेगरी वाइज मेरे पास रिपोर्ट नहीं है। अगर मिलती है तो मैं आपको तुरंत सूचना दूंगी, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है, इन्होंने सारधा रानी लिखी, मैम मुझे लगता है कि 85 प्लस जाएगी। ये बात कर रही हैं भाई कट ऑफ के बारे में, ये जनरल 80 प्लस जाएगी, आपस में बातचीत कर रहे हैं। भाई अगला कमेंट है इनका, इन सर का, एचएससी में पेपर बनाने वाले शायद 10वीं पास है, हाई एचएससी हद हो गई थी। तो भाई इनको पेपर आसान लगता है इन सर को, भाई ठीक है, पेपर आसान भी था। फिर आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है विजेंद्र सिंह ने 61 क्वेश्चन को दोबारा देखें। तो ये सब मैं आपके डाउट पीडीएफ प्रोवाइड करा दो प्लीज़। तो इन्होंने पीडीएफ के लिए मांग की है, तो पीडीएफ के लिए अभी तो नहीं हो सकता है, देखेंगे आगे। सब इन्होंने कहा कि सब्जेक्ट में सारे ठीक है, इन्होंने ये लिखा है। फिर आगे देखते हैं, सबके जवाब मैंने लिए हैं। भाई आगे बढ़ते हैं। इन्होंने 61 का, फिर इन्होंने 62 का बी है ये पूछा है ऊपर। फिर इन्होंने उपविराम के बारे में बात की थी। तो देखो बच्चों, अब मैंने सबके जो है डाउट ले लिए हैं। अब मैं आगे इन प्रश्न जो भी आपको 61 है, 62 है, जो भी है, इन पर चर्चा करने वाली हूँ, वो आप देखें। तो देखिए भाई 61 का ये उत्तर मैंने इसका दे दिया था, लेकिन कुछ बच्चों के मन में अब भी डाउट है, तो इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। जिसको ठीक है, क्लियर है, तो वो रहने देगा, जिसको नहीं है, बाकी और भी प्रश्न मिलेंगे, आप उसे क्लियर कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, इसका ये निशान है, कई बच्चों की क्या कन्फ्यूज है, इसको भी गिन रहे हैं। तो भाई ये इसके अंदर दिया गया है, तो आप इसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ इसकी तरफ ध्यान देंगे। मैंने थोड़ा ज़्यादा बड़ा कर लिया, ऐसे देखेंगे।
इसको कहने मतलब कि विसर्ग संधि में विसर्ग होता है ना, उसके बारे में देखें। तो इन्होंने ये मैं जो विस्तार मैंने लिया इनकी तरफ आप अभी ध्यान नहीं देंगे, आपको बिल्कुल किसी को कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑप्शन पर ध्यान देंगे। ये मैं अपने आप धीरे धीरे इसको समझाऊंगी, ठीक है। तो भाई इस विराम चिन्ह को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये खालिस्तान था। सबसे पहली बात भाई, आप जो है वैसे टीचर पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो, लेकिन क्या है एचएससी ने इसको गलत दिया है, चिन्ह ऐसे लिखा है। तो भाई चिन्ह ये शुद्ध रहेगा, मैं शुद्ध अशुद्ध भी आपके साथ करवाती हुई चलूँगी। है जो बच्चों आधा आएगा, मतलब है के नीचे ये हलंत है, ये आधा आएगा है और न पूरा आएगा, लेकिन एचएससी ने ये दिया है। तो बच्चों ये गलत है, आगे के लिए आप ये गलती ना करें। कहीं आप ये सोचो एचएससी ने लिखा है तो ये ठीक है, एचएससी ने इसको गलत लिखा, आप ऐसा करेंगे, इसको ऐसे लिखा जाता है। मैं एक बार आपको लिख के बता देती हूँ, इसको बच्चों ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। ये है बच्चों आधा आएगा, न है पूरा आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप मैंने कहा कि सिर्फ आप ऑप्शन पर ध्यान देंगे। तो ये आपने प्रश्न देख लिया। अब इसके ऑप्शन है अर्धविराम, उपविराम, अल्पविराम और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अब मैं इसको बारी बारी से क्लियर करने, इनमें से मतलब कोई नहीं, ये वो पांचवा ऑप्शन था वो आपको पता ही है, उसको मतलब इसमें से नहीं देना चाहते तो वो फिल करो। तो उसकी मैंने यहाँ आवश्यकता नहीं समझी और आवश्यकता है भी नहीं उसे यहाँ लाने के लिए। तो देखो बच्चों, अर्धविराम होता है, ये इस चिन्ह को अर्धविराम बोलते हैं। जैसे कि मैंने जीरो की तरह ही लिखा और फिर इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। अर्धविराम ये होता है। फिर बच्चों उपविराम ये होता है और इसके दो नाम है, इसे अपूर्ण विराम भी बोलते हैं और भाई इसको विसर्ग भी बोलते हैं, उपविराम भी। कहने का मतलब इसके कुल 3 नाम हो गए, 3 नाम। फिर बच्चों आती है अल्पविराम की बारी। तो अल्पविराम ये होता है सिर्फ ये कोमा वाला, जिसको आप इंग्लिश में कोमा ये बोलते हो। फिर वही कोई नहीं ये आएगा इसमें, ठीक है। तो मतलब ये नहीं, ये कोई नहीं, ये ऑप्शन था। अब मैं इसको बारी बारी से क्लियर कर देती हूँ। देखो बच्चों, अर्धविराम जिस पर अल्प यानी थोड़ी देर के लिए अर्धविराम होता है, जिसमें अल्प विराम की, एक मिनट पहले मैं ये ले लेती हूँ सी वाला, ठीक है, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। पढ़ते समय जिस स्थान पर बहुत थोड़ी देर रुकना हो, यानी हम पढ़ रहे हैं तो बहुत थोड़ी देर रुकना पड़े, बिल्कुल न के बराबर रुकना पड़े, तो वहाँ होता है अल्प विराम। अब आप देखेंगे रमेश सोहन आज स्कूल जा रहे हैं, तो ये कोमा बीच में आ गया, ये आ गया, ठीक है। लेकिन अर्धविराम है भाई, देखो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, जिस अल्प विराम की अपेक्षा, जिस पर अल्प विराम की अपेक्षा यानी अल्प विराम की तुलना में कुछ अधिक व पूर्ण विराम से कम देर रुकना पड़ेगा, यानी अल्प विराम से तो थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, ठीक है। अल्प विराम से थोड़ा सा ज़्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम रुकना पड़े, तो वहाँ होता है आपका अर्धविराम, ठीक है। तो देखिए बच्चों, नेताजी नहीं रहे, तो इसमें ऊपर बिंदी है और एक नीचे, वह तो अमर हो गई। भाई नेताजी नहीं रहे, वो तो अमर हो गए। तो नेताजी की जो सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है यहाँ, तो वो नहीं रही, कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी वो अमर हो गए, ये लिखा हुआ। अब उपविराम के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको विसर्ग और अपूर्ण विराम भी इसके अन्य नाम है। जहाँ किसी प्रश्न का उत्तर या किसी बात का उत्तर आगे दिया हो, यानी किसी प्रश्न का उत्तर या किसी बात का उत्तर या भाई किसी आगे दिया हो इसका विस्तार। जैसे देखो बच्चों, हरियाणा एक सांस्कृतिक अध्ययन है, इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ। हरियाणा एक सांस्कृतिक अध्ययन है, तो यहाँ आप देखेंगे अब मैंने नोट करके ये लिखा है कि पूर्ण विराम जब वाक्य पूरा हो जाता है, वहाँ पूर्ण विराम क्या होता है, जब वाक्य पूरा हो जाता है। पूर्ण विराम में क्या होता है, वाक्य पूरा हो जाता है। जैसे जियो और जीने दो, भाई आगे कुछ नहीं, जियो और जीने दो ये स्लोगन यानी नारा है, तो ये पूरा हो गया। अब मैं एक बार से इसे फिर से रिविजन करवा देती हूँ। अर्धविराम में क्या होगा बच्चों, अल्पविराम में क्या होगा, बिल्कुल थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। अब अर्धविराम में क्या होगा,
अल्प विराम से थोड़ी देर ज़्यादा रुकना पड़ेगा, लेकिन पूर्ण विराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना पड़ेगा। अब उप विराम में क्या होगा बच्चों, किसी प्रश्न का उत्तर या किसी बात का उत्तर आगे दिया हो, यानी जैसे हरियाणा, अब हरियाणा के बारे में लिखा, हरियाणा के बारे में आगे एक सांस्कृतिक अध्ययन है, ठीक है, ये मैंने उदाहरण लिया है। अब पूर्ण विराम ये होता है, ये डंडा होता है ना, इसे पूर्ण विराम बोलते हैं। अर्ध विराम ये होता है, इसे ये बोलते हैं। और अल्प विराम ये होता है, और उप विराम ये होता है। तो बच्चों ये 4 चिन्ह होते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपको आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे फिर भी लिख सकते हैं, मैं फिर भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी। अब बच्चों देखो क्रिया के, अब मैंने क्या बोला है कि पहले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, बाकी सिर्फ आपको ऑप्शन देखने हैं, ठीक है। मैं बाकी ये है इधर का, ये आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल भूल जाएं, आप ये देखोगे, ठीक है। या मैं एक बार थोड़ा सा ये कर देती हूँ, यहाँ तक का आप बिल्कुल नहीं देखोगे, मैं बताऊंगी तब देखना है, ठीक है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, भाई 62 का ये था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं भाई। जिसका भी कमेंट था मैंने अभी बता दिया है। अभी मैं मुझे नाम याद नहीं आ रहा है किसका था, बस जो भी था समझ लेना। क्रिया के मूल रूप को भाई धातु कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, क्रम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं, 5वां देने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आपने बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे क्रिया के मूल रूप, यहाँ खाली स्थान था, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे बच्चों देखो खा, पी, जा, सो, पढ़। अगर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्रिया के मूल रूप को तो धातु कहते हैं, जैसे खा, पी, जा, सो, लेकिन क्रिया किसे कहते हैं। देखो बच्चों, मैंने खा के आगे ना लगा दिया तो खाना बन गया, पी के ना लगा दिया, पी के आगे तो पीना बन गया, जा के आगे ना, यानी क्रिया का जो रूप है, यानी धातु है, धातु के आगे ना लगाने से हम क्रिया बना देते हैं। अगर मैंने खा के आगे ना लगा दिया तो खाना बन गया, पी के आगे ना लगाया पीना बन गया, जा के आगे ना लगाया जाना बन गया, सो के आगे ना लगाया सोना बन गया, पढ़ के आगे ना लगाया पढ़ना बन गया। तो बच्चों आप ध्यान देंगे, क्रिया की जो मूल रूप है यानी धातु है, उस पर हम ना लगा लेंगे तो क्रिया बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रत्यय क्यों नहीं आया, प्रत्यय का अर्थ है प्रति प्लस ऐ, प्रति प्लस ऐ यानी प्रत्यय मतलब पीछे चलना। जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़ कर उनके अर्थ में या तो विशेषता ला देते हैं या फिर क्या होते हैं परिवर्तन कर देते हैं, विशेषता ला देते हैं या परिवर्तन। जैसे बच्चों, जैसे दयालु है, ठीक है, तो दयालु, दया प्लस में आलू बन गया, आलू। तो बच्चों ये वो वाला आलू नहीं है, जैसे सब्जी वाला वो आलू नहीं है, ये इस बात का ध्यान रखेंगे, कहीं आप सब्जी वाला आलू सोच जाएं। तो ये आ का डंडा है, ये डंडा है भाई, ये आ है, कहने का मतलब ये आ है, इसको अलग कर दिया तो आलू बन गया, ठीक है। और बच्चों ध्यान देंगे, इधर का भी अर्थ निकलना जरूरी है, इधर का भी अर्थ है, यानी दोनों टुकड़ों का अर्थ निकलना जरूरी होता है प्रत्यय और उपसर्ग में। प्रत्यय और उपसर्ग क्या शब्द नहीं होते, ये शब्दांश होते हैं, शब्द का भाग होते हैं, ये अपने आप में शब्द नहीं होते हैं। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए। फिर बात करते हैं क्रम क्यों नहीं आया। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्रम कहते हैं। जैसे देखो बच्चों, जैसे देखो मोहन पुस्तक पढ़ता है, क्या है, पढ़ता है। तो बच्चों देखो क्रिया क्या हो रही है, पढ़ने की हो रही है, मोहन क्या है, करता है, और पुस्तक क्या है, कर्म है। तो भाई प्रभाव किस पे पड़ रहा है, पुस्तक पर पड़ रहा है ना, पुस्तक पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है। तो पुस्तक क्या है, कर्म, और पढ़ना क्या है, क्रिया, और मोहन क्या है, कर्ता। तो इस बात तो भाई क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये इसका उत्तर होगा। और अभी ऑफिशियल आंसर की आ भी चुकी है, लेकिन आपने उत्तर मिला भी लिया होगा, इसका ये उत्तर है। लेकिन मेरे बताने का मतलब ये था कि ये कैसे आया, क्यों आया। इसका उत्तर 61 की मैं बात कर लेती हूँ, तो इसका बी था। अब आगे बढ़ते हैं। तो भाई हाँ, ये है देशागत। तो तत्पुरुष समास देखो बच्चों, इसमें जो है तो इसमें कौन सा तत्पुरुष है, ठीक है, ये आप देखेंगे। तो इसमें था देशागत को कर्म
करण, अपादान और इनमें से मतलब कोई नहीं, या जो भी था ये मतलब कोई स्पष्ट वाला इसमें नहीं था ऑप्शन। तो बच्चों देखो इसमें देश आगत में देश को गया हुआ को विभक्ति के कारण ये कर्म तत्पुरुष होगा और ऑफिशियल आंसुक्री में दे भी रखा है जो, और इसके साथ भैया करण है तो उसमें के द्वारा या साधन होता है, ये विभक्तियाँ होती है तो इसलिए नहीं आया ये। अब मैं बात कर लेती हूँ कि अपादान। देखो बच्चों यहाँ आपको कंफ्यूज हुआ होगा, देश से निकाला गया तो भाई वो भी कहने का मतलब वो भी देश से अलग है, ये भी देश से अलग है, लेकिन उसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें बच्चों से विभक्ति आई है, जो से विभक्ति होती है किसकी, अपादान की। लेकिन आप ध्यान रखेंगे से विभक्ति कई बार करण में भी आ जाती है, लेकिन करण में या के द्वारा मतलब साधन होगा क्या, कोई सा जैसे अस्त के द्वारा लिखित यानी हाथ से लिख रहा है तो हाथ क्या है, साधन है। लेकिन इसमें क्या हो, अलगाव की स्थिति होगी, अपादान में बच्चों अलगाव की स्थिति होगी, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये भी देश से अलग है, अपादान इसमें हो सकता था लेकिन इसमें अपादान क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें को विभक्ति आई है और को विभक्ति किसकी होती है बच्चों, कर्म की विभक्ति होती है, इसलिए इसमें HSC ने इसे ये माना है, कर्म माना है। तो इसका उत्तर ये रहेगा। अब बच्चों में बात कर लेती हूँ कि अपादान किस किस में होता है, तो ये आप कॉपी पेन कर नोट कर लेना, क्योंकि आप फिर भी कहीं गलती कर सकते हो, फिर आप कहोगे कि मैम आप गलत बता रहे थे। देखिए बच्चों आप डाउट लिखो, लेकिन क्या है कि मैं ये नहीं कहती कि आप मेरी इज्जत करो, और क्योंकि मैं कहीं भी नहीं कहती कि मैं ही अध्यापक, मैं ही सब कुछ जानती हूँ। आप भी जो है अच्छे टेस्ट क्वालिफाइड करके आए हैं, और मैं नहीं पर ये तो हर भाई इंसान चाहता है कि इज्जत अपनी सबको प्यारी होती है, ठीक है। ये नहीं कि नाप शनाप, और ये नाप शनाप जो लिखते हैं ना, तो भाई ये मैं उनके माँ बाप पर नहीं, क्योंकि वो भी मेरे आंटी अंकल ये मेरे माँ बाप के समान है, लेकिन पता नहीं वो कहाँ से सीख कर आते हैं कि उनको किस भाषा का प्रयोग करना है, क्या बोलना है। तो ये तो अब उनको नहीं सिखाते, क्योंकि अब वो पक्के खड़े हो चुके, बच्चे तो हैं नहीं। और ये बात है कि वो पढ़ने वाले भी नहीं, क्योंकि पढ़ने वाले होते हैं ना तो वो अपनी भाषा का सभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और मैं नहीं कहती कि आप मेरी इज्जत करो, लेकिन ये हर इंसान की जो है अपेक्षा होती है कि कोई उनकी बेइज्जती ना करे। तो देखो बच्चों मैं आपसे कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ऐसी बातें ना कहूँ कि आपके दिल को ठेस पहुँचे, लेकिन फिर भी मैं एक भाई उनकी अपनी सोच है, हम किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। और रही बात मेरी भाषा की, तो मैं अपने आप से ठीक ही बोलती हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो फिर भी मैं माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन फिर हम अपादान की बात कर लेते हैं, क्योंकि किसी और के चक्कर में हम अपना टाइम ख़राब नहीं करेंगे, अपना जो है टाइम बड़ा कीमती है। तो देखो बच्चों अपादान में अलगाव तो होता ही है, इसके साथ दूसरी वस्तु का अलग होना यानी या उत्पन्न होना, ये आप नोट कर लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, ये बेहद ज़रूरी है। फिर होता है उत्पन्न होना, बचाना, सीखना, दूर हटना, तुलना करना, डरना, शर्माना आदि शब्द आते हैं, तो वो भी अपादान ही होता है, लेकिन अपादान कारक ही होता है। देखिए बच्चों अब तक हम बचपन में क्या पढ़ते आ रहे हैं कि अलगाव होना यानी दूर होना, लेकिन आज आपने क्या क्या सीखा है, उत्पन्न होना भी अपादान में आएगा, बचाना भी उसी में अपादान में आएगा, सीखना भी, दूर हटना भी, तुलना करना भी, डरना भी, शर्माना भी। ये आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना या फिर याद कर लेना, बेहद ज़रूरी बच्चों ये जो दे रखे हैं शब्द बेहद ज़रूरी है, आप इसे अवश्य नोट करें और अपने याद रखेंगे, ठीक है। अब मैं संप्रदान क्यों नहीं आया इसके बारे में बात करते हैं। जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान होता है, जैसे इसकी भक्ति को, या के लिए, के हेतु, के वास्ते। ये नहीं क्या होता है कि के हेतु के वास्ते होता है, जैसे हम किसी को गिफ्ट या उपहार दे रहे हैं तो उसमें के हेतु मैंने आपने जैसे किसी के लिए हम कुछ भी कॉपी ले गए, के लिए किसके लिए लाए हो गए, उसके वास्ते लाए हैं, उसके लिए लाए हैं, उसके वास्ते लाए हैं, तो ये भी असंप्रदान में ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इसका जो है उत्तर था देशागत का, ये आप जान चुके हैं, को आएगा, को है, लेकिन देश के लिए निकाला होता, देश के लिए निकाला गया तो अपादान आ जाता, या से और को का आप ध्यान रखेंगे तो ये कर्म है। अब आप आगे बढ़ेंगे बच्चों,
ठीक है। 72 का आपका डाउट था, किसी से इतने कष्ट नहीं सहे, 1 मिनट बच्चों, किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते हैं, तो एक मिनट। हाँ भाई, किसी से इतने कष्ट नहीं सहे जाते। मैंने इनका उत्तर बता दिया था कि इसका भाववाच्य होगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सरल कर कर बता देती हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए। और देख, HSC ने भी इसका उत्तर यही माना है। देखो, कर्म, जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह क्या होता है बच्चों, तो वो क्या होता है विक्रम, जिसमें कर्म की प्रधानता, आपका काम हो गया, यानी कि इसमें कोई आपका, इसमें कोई स्पष्ट रूप से यानी संज्ञा, कोई कर्ता नहीं है, पता नहीं कौन है, कोई नाम नहीं लिया, काम कहने मतलब कि काम पर फोकस किया गया है, काम पर ध्यान केंद्रित किया गया है, आपका काम हो गया, तो इसमें क्या होगा, कर्म होगा। फिर बच्चों कर्तृवाच्य में क्या है, जैसे कर्ता की प्रधानता होगी, जैसे रजनी पत्र लिखती है, भाई रजनी पर फोकस किया गया है, रजनी पर केंद्र किया गया है कि रजनी पत्र लिखती है, ठीक है। अब है भाव में बच्चों क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, लेकिन इसमें 90% ऐसा होता है, मैं 100% नहीं कहूँगी, क्योंकि अपवाद हर जगह होता है, नकारात्मक होते हैं, नेगेटिव वाले वाक्य होते हैं, नहीं की सेंस में होते हैं, और यहाँ कर केवल अकर्मक क्रिया ही होगी, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखो बच्चों, इतने कष्ट नहीं सहे जाते, नहीं से आप अनुमान लगा सकते थे कि नहीं में क्या है, भाववाच्य है, तो इसका उत्तर रहेगा भाववाच्य। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर आप में कोई भी प्रश्न में डाउट है, फिर कहती हूँ, फिर आप लिख सकते हैं। देखो बच्चों, 74 की तरफ बढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। भाई किसे लिंग कहते हैं, तो पहले आगे बढ़ने से पहले मैं एक और शुद्ध अशुद्ध आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ। रूप में क्या है, बिल्कुल छोटा शब्द है, बिल्कुल छोटा, लेकिन यहाँ भी आप गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं सबके लिए, कुछ बच्चे कर सकते हैं और फिर ये भी कहेंगे मैडम ने गलत सिखाया। बच्चों, बहुत से प्रश्न ऐसे होते हैं जिन पर हम क्या है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही निशान लगाते हैं, तो आप रट कर ना पढ़े, आप समझ कर पढ़े। ऑप्शन क्या दिया, देखो मैंने अब एक लिखा है रूप, ये आप अपने अपने मन में उत्तर सोच लेना, ठीक है, और मैंने इसको केंद्र भी कर रखा, और एक मैंने बच्चों ये रूप ऐसे लिखा है, इसमें क्या अंतर है, मैं 1 नंबर ये डाल देती हूँ, 2 नंबर ये डाल देती हूँ, ठीक है। तो आप अपने अपने मन में सोच लेना और अपना मैं उत्तर बताऊं, फिर देख भी लेना कि आपका सही है या गलत है, ठीक है। छोटी छोटी बारीकी हम साथ लेते हुए चलेंगे। तो बच्चों, इसका उत्तर ये आएगा, ये, ठीक है, आपने सोच लिया होगा। इसका क्यों नहीं आया, क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा है ये, और इसमें बच्चों है नंबर 2 में ये वाली मात्रा है, ठीक है। तो बच्चों, इसमें क्या है कि इसमें बड़े ऊ की मात्रा है, ये ऐसे लिखा जाएगा रूप। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। अब मैं इसके उत्तर के बारे में बात कर लेती हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले आप इसे बिल्कुल भूल जाए मैडम ने क्या लिखा है, ठीक है। और पहले मैं इसके ऑप्शन पढ़ लेती हूँ भाई। तो इसमें क्रिया होगा, कारक होगा, प्रत्यय होगा, संज्ञा होगा, ठीक है। तो बच्चों, इसका है शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते। तो यहाँ इसका उत्तर आएगा संज्ञा। ये आपका डाउट था भाई, संज्ञा शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब देखो, वैसे तो क्या होता है कि बच्चों, संज्ञा एक नाम वही पुरुष का भी हो जाता है और वही स्त्री का भी होता है। इसमें थोड़ी सी घुमाकर परिभाषा दे, जैसे मैंने लिखा मोहन, तो मोहन कहते ही आप समझ गए होंगे कि ये किसी उसका नाम होगा पुरुष का, और मैंने लिखा गीता, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि मैम लड़की का भी तो हो सकता है, लेकिन भाई हम जो हमारी जो मानक भाषा है उसके अनुसार मान रहे, हिंदी जो मानक भाषा है। अब बच्चों, क्या होता है कि जैसे राकेश, ठीक है, अब आप कहोगे मैम भी तो स्त्री का भी हो सकता है, पुरुष का भी हो सकता है, मैं फिर कह रही हूँ, लेकिन जो हमारी जो मानक भाषा है, देवनागरी हमारी जो मानक लिपि है, माफ़ कीजिए, देवनागरी जो हमारी मानक जो लिपि है, उसके अनुसार क्या है कि हम नाम से भी पता लगा सकते हैं कि स्त्री का है, पुरुष का है। तो देखो बच्चों, इसका मैंने, अब क्रिया क्यों नहीं आया, क्रिया के जिस रूप से काम का करना या जिस शब्द से किसी
काम का करना या होना पाया जाए या स्थित होना भी पाया जाए तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना भी खाने की क्रिया हो रही है, पीना पीने की हो रही है, चाहे कुछ भी खा पी रहा हो। अब ये मत कहना कि मैम ये अकर्मक है, सकर्मक क्रिया है, अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो, पढ़ना है सोना है, तो इसलिए ये नहीं आया। फिर बच्चों मैं कारक की बात कर लेती हूँ कि कारक क्यों नहीं आया। अब देखो, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। देखो बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। जैसे विकर्ता ने क्रम को करण से संप्रदाय ये है, तो ये संज्ञा सर्वनाम को क्या कर रहे हैं, संबंध बता रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब प्रत्यय का आप मैं बता ही चुकी हूँ, वही जो शब्दों के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय इसलिए नहीं आया, यानी ये शब्दांश होते हैं। और फिर बच्चों देखो, यहाँ पर मैंने लिंग की परिभाषा पूरी तरह स्पष्ट करके बताई है कि संज्ञा के जिस रूप से, जिस चिन्ह से, संज्ञा के जिस चिन्ह से भी या जिस रूप से भी कर सकते, जिस चिन्ह से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो बच्चों इसका उत्तर आएगा आपका लिंग आएगा, मतलब संज्ञा आएगा। इसका लिंग की परिभाषा दी है, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी रहेगा। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा बच्चों, डी रहेगा। तो बच्चों अब मैं बात कर लेती हूँ कि अब आपने कहा ये कि आप किस प्रश्न पर, ये तो रहे आपके डाउट, ये आपके डाउट हैं कि ये क्यों आया कैसे है, ये है आपके डाउट। अब मैं बात कर लेती हूँ कि जो HSC ने कि किस प्रश्न पर आप डाउट लगा सकते हैं, मैं वो प्रश्न अभी नहीं लेकर आई हूँ। मुझे लग रहा है आपको कौन से प्रश्न पर डाउट लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि HSC के आप इन प्रश्नों पर डाउट लगा सकते हैं, लगाना चाहते हैं। और मुझे अगर कोई प्रश्न मिलता है, मुझे लग रहा है कि एक प्रश्न के बारे में अभी मैं अच्छी तरह से अध्ययन कर लेती हूँ, देख लेती हूँ, मुझे लग रहा है कि एक प्रश्न है जो डाउट में, उसका मैं अभी नाम नहीं बताऊँ, मतलब नंबर नहीं बताऊँगी, ये नंबर है। आप अब कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, साथ ही अपनी कैटेगरी भी लिखें कि मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, मैं इस कैटेगरी में हूँ, और अपने अपने नंबर अपने अपने कैटेगरी लिखना ना भूलें। इसके साथ डाउट वाले प्रश्न भी लिखें, आपको इस प्रश्न में डाउट है और आप जो है हमें प्रॉपर वे से तैयारी कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं PGT ऑडिटर प्लस B यानी नेट और किसी भी, यानी हम कहने का मतलब जिसमें हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य पूछा जाता है, 0 से लेकर 100 तक चल रहे हैं। पूरा कंप्लीट कोर्स रहेगा, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। डाउट वाली वीडियो भी मिलेंगी आपको। और जिन प्रश्नों के डाउट में मतलब ऐसे हैं कि मैं कमेंट में नहीं दे सकती हूँ, तो उनमें आप धैर्य बनाकर रखें, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। और जिनको ये लग रहा है कि हाँ तुरंत इसका उत्तर दिया जा सकता है, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख दें। इसके लिए शॉर्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगी कि शॉर्ट वीडियो में तुरंत मैं आपके डाउट क्लियर कर दूँ। और बच्चों अगर फिर भी डाउट है तो आप अवश्य लिखें, और मैं चाहती हूँ कि आपका इसी भर्ती में सिलेक्शन हो जाए। आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। और हृदय की गहराइयों से मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का सभी का सिलेक्शन हो जाए। बड़ी मेहनत कर रहे हैं बच्चों, धन्यवाद।